Welcome, my dear students of class ninth. Today, we are just going to have a reading of this chapter, Evelyn Glennie, The Music of Sound, या Sound of Music, whatever. In last class, we almost completed the fifth para. Now it's the turn to carry on the sixth para. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing, मतलब बिना सुने हुए और एफर्टलेसली का मतलब ऐसे कोई जब से आदमी एक्सपर्ट हो जाता है किसी चीज़ में तो वो ऐसे ढंग से कार्य करता है जैसे वो कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्मूथली। जैसे महिलाएं जब घर में स्वेटर बुनती हैं तो याद कीजिए उस सिचुएशन को। वो सारा काम करती रहेंगी, आपसे बात करती रहेंगी, फिर भी स्वेटर उनका बुनता रहता है। तो वो ऐसी जो हैबिचुअलिटी होती है वो एफर्टलेसली के नाम से जानी जाती है, मतलब बिना प्रयास किए ये काम हो रहा है। तो ऐसे ही इवेलिन ग्लेनी इतनी एक्सपर्ट हो चुकी थी कि वो बिना प्रयास के ही और बिना सुने हुए मतलब ज़बरदस्त तरीके से वो अपना फंक्शन करती रहती थी। तो ये वही चीज़ कहा गया है कि इट इज़ इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का मतलब क्या होता है? फैसिनेटिंग, बहुत अट्रैक्टिव, वेरी क्यूरियस, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगना। ये देख के बड़ा इंटरेस्टिंग देखना लगता था। क्या देखना? कि एवेलिन कैसे बिना प्रयास के, बिना सुने हुए कार्य कर पा रही है, फंक्शन कर पा रही है, अर्थात म्यूजिशियंस का कार्य। इन अवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड में हम लोगों के जो 2 घंटे, अब यहाँ पर वो जो इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, वो अपनी बात रख रहा है कि हम लोगों का जो 2 घंटे का डिस्कशन था उसमें उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया था। मैन विथ बजी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। मतलब वो इंटरव्यू के दौरान वो हंसती है कि जो घनी दाढ़ियों वाले लोग होते हैं ना, उनसे मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। एक हंसने की बात रही। इट इज़ It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speak flawlessly with a Scottish lilt. उसने कहा कि नॉट जस्ट वॉचिंग अ लिप, मतलब उसने कहा कि जो मेरी मतलब केवल मैं सामने वाले लोगों को की जो बात है वो कैसे अंडरस्टैंड करती हूँ, ऐसा नहीं कि केवल उसकी लिप्स से ही, बल्कि इट्स द होल फेस, यानी पूरे चेहरे को, स्पेशली द आइज़, खास तौर पर आँखों को देखना पड़ता है किसी से, क्योंकि वो तो बहरी थी, डीफ थी, तो वो कैसे सामने वाले के लिप, फेस एंड आई एक्सप्रेशन से पकड़ती थी कि वो क्या कह रहा है। तो सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, मतलब विदाउट फॉल्ट, फ्लॉलेसली मतलब विदाउट फॉल्ट, विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, यानी जो स्कॉटिश मतलब ये ब्रिटिश का प्रांत है स्कॉट, तो उसकी जो उतार चढ़ाव है, एसेंट है, उसके लिए स्कॉटिश लिल्ट शब्द का यूज़ किया गया है। को बिना किसी दोष के, विदाउट एनी फॉल्ट, वो स्कॉटिक लिल्ट में बोलती रहती थी, ऐसा उसने बोला। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच मतलब वो पढ़ी लिखी है, उसकी जो स्पीच है, क्योंकि वर्ड्स की क्लियरिटी उसको मालूम है। वो ऐसा क्यों है कि उसके वर्ड क्लियर हैं? वो बता रही है क्योंकि वो 11 ईयर तक सुन पा सकती थी। यस, ये तो आफ्टर 11 ईयर ये रिकॉग्नाइज किया गया ना कि दैट्स डिफिकल्ट टू हियर, की कैसे सुनने में उसको मुसीबत हो रही है। ये बात कब पता चली? 11 ईयर के बाद। और उसके तक, उस तक यानी 11 ईयर की एज तक तो वो काफ़ी चीज़ें पढ़ चुकी थी ना, इसलिए उसकी स्पीकिंग जो थी वो पढ़ी लिखी लोगों की स्पीकिंग थी, उसमें कोई गलतियाँ नहीं थी। यही बात वो बता रही कि माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But that does not explain, मतलब कि वो 11 ईयर तक वो सुन सकती थी, इससे उसकी स्पीच क्लियर है,
तो इससे ये बात तो सिद्ध नहीं होती कि कैसे उसने फ्रेंच और जापानीज़ में भी मास्टरी हासिल की, फ्रेंच और जापानीज़ भी कैसे सीखी। तो एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, वो म्यूजिक के लिए क्या एक्सप्लेन करती है कि इट पोर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये जो म्यूजिक है वो केवल कानों से नहीं, बल्कि ये पोर मतलब मेरे उड़ेलना होता है, पोर मतलब उड़ेलना, यानी प्रवाहित है। एक तरह से देखा जाए कि इसका जो फ्लो है वो मेरे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट से फ्लो कर रहा है। इट टिंगल्स in the skin, my cheekbones and even in my hair. टिंगल्स मतलब ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। टिंगल्स मीन्स टू क्रिएट अ वाइब्रेशन, सिरहन पैदा कर देना। तो ये मेरी स्किन में, चीक बोन और इवन इन माय हेयर, यानी हेयर में भी सिरहन पैदा कर देता है, वाइब्रेशन पैदा कर देता है। कौन? म्यूजिक। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingers. मतलब वो अपनी जो जब वो xylophone बजाती है तो स्टिक से बजाती है, तो उस स्टिक को अपनी उंगलियों से पकड़ती है, तो बोलती है कि उसके वाइब्रेशंस को मैं अपनी फिंगर टिप से महसूस कर लेती हूँ कि मैंने कौन सी बीट दी, क्या बज रहा है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, यानी ड्रम की ओर हल्का सा झुकना, झुकते हुए सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वो रेजोनेंस मतलब क्या होता है? एक तरह से वाइब्रेशन, ये फिजिक्स का टर्म है। किसी भी मूव करती हुई वस्तु का एक अपना रेजोनेंस होता है, उस समय वो हायर वाइब्रेशन उसमें होते हैं। तो ये जो रेजोनेंस है, उसको बहते हुए रेजोनेंस को वो महसूस कर सकती है अपनी बॉडी से। कैसे? हल्का सा ड्रम की ओर झुकते हुए। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. अब देखिए कितनी सेंसिटिविटी है उसके अंदर, कितनी जबरदस्त संवेदना है, कैसे वो महसूस कर लेती है चीज़ों को। इस बात को बहुत गहरे से समझिए कि when she plays xylophone she can sense the passing of sticks, हाँ ये हो गया। by leaning the against the drum she can feel the resonance flowing in her body। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म यानी लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होगा, कमरा होगा, या प्लेटफॉर्म मीन्स जहाँ पर लोग परफॉर्मेंस देते हैं। तो सी रिमूव्स हर शूज़, वो क्या करती है ऐसी जगहों पर? वो अपने शूज़ रिमूव कर देती है। अच्छा, तो ऐसा क्यों कर देती है? सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, इसलिए रिमूव कर देती है कि जो वाइब्रेशंस है म्यूजिक के, साउंड के, वो उसके बेयर मतलब नंगे पैरों से होते हुए, बेयर फीट मतलब नंगे पैरों से होते हुए जाएं और उनको वो महसूस कर सके। एंड अप हर लेग्स, और उसके यानी जो पैर है और उसके जो टांगे हैं, लेग्स हैं, उनके माध्यम से वो वाइब्रेशंस को महसूस कर सके। इसलिए वो क्या करती है कि जब वुडन प्लेटफॉर्म में चढ़ती है तो अपने शूज उतार देती है। वाह, कितनी ज़बरदस्त उसकी सेंसिटिविटी है ये महसूस करने के लिए कि म्यूज़िक कैसे हो रही है, कैसे बज रही है। अब आगे देखिए 8 पैरा क्या कहता है। नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इवेलिन जब भी परफॉर्म करती है तो डिलाइट मतलब फील्ड विद रिजॉइस, यानी आनंद से भर देती थी। किन लोगों को? अपने ऑडियंस को, यानी जो श्रोता होते थे, सुनने वाले को ऑडियंस बोलते हैं। वो सब एकदम आनंद से भर जाते थे। डिलाइट बहुत बड़ा शब्द है, रिजॉइस एंड एंजॉय से भी बहुत बड़ा शब्द है। यानी जब आपका जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आपका जॉय है, वो आपके हृदय के अंदर समा जाए, भावनाओं से प्रस्फुटित होने लगे, तो वो आनंद बन जाता है। In 1991, she was presented with a Royal Philharmonic Society's prestigious Scottish Soloist of the Year Award, यानी उसको 1991 में उसको रॉयल
फिलहार्मोनिक सोसाइटी द्वारा, किसके द्वारा ये समझ लें, जो अवार्ड देने वाला कौन है, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो उसको अवार्ड था कौन सा, उसका प्रेस्टिजियस अवार्ड, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध सम्मानित अवार्ड। और ध्यान रखना स्टूडेंट की सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड कौन सा दिया गया, अवार्ड का नाम क्या था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी उस वर्ष का सबसे बेहतरीन सोलो परफॉर्मेंस करने वाले का अवार्ड उसको दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स बैलाड्स, जेम्स ब्लैड्स जो हैं ये उस एक और परक्यूशनिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, भगवान ने उसकी हियरिंग एबिलिटी तो छीन ली लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें भी ग्रांट कर दी। वो क्या थी, टू फील वेरी डीपली, टू फील यू वेरी सेंसिटिव फीलिंग्स उसके अंदर दिया। तो ये चीज़ उसने कहा कि भगवान ने उसकी हियरिंग तो छीनी लेकिन ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें भी उसको दे दी। वॉट वी हियर सी फील, हम जो कानों से सुन सकते हैं वो उसे महसूस कर सकती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, बल्कि हम लोगों से ज़्यादा गहरे से वो उस चीज़ को महसूस कर सकती है जो हम कानों से सुनेंगे। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और यही वो कारण है, दैट इज़ वाई मतलब यही वजह है कि वो म्यूज़िक को हम लोगों से अच्छा ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पा रही है। अब देखिए पैरा नंबर 9 क्या कहता है कि इवेलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, उसने ये कन्फेस मतलब स्वीकार करना, कोई बात अपनी स्वीकार करना। तो क्या स्वीकार किया कि सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, वो एक वर्कहोलिक पर्सन है। वर्कहोलिक का मतलब है जो कि बहुत ही काम करता हो, बहुत ही मेहनती हो और किसी भी डिफ़िकल्टी से हारे ना, वो वर्कहोलिक होता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क डैश 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 ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मतलब वो कह रहा है कि मैंने जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा गहरा और भयंकर वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है। बट द रिवार्ड आर एनॉर्मस, मतलब लेकिन जो रिवार्ड्स हैं जो उसके यानी ये जो मेहनत है उसका जो रिवार्ड है वो एनॉर्मस मतलब अद्भुत है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, Evalin also give free concert in a prisons and hospitals. अपार्ट मतलब से अलग, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, यानी रेगुलर कंसर्ट मतलब अपने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ या सोलो परफॉर्मेंस वो करने लगी थी, तो अपने उसके जो कंसर्ट हुआ करते थे यानी पेड लोग बुलाते थे, पैसे देते थे, उनसे हट के, अपार्ट का मतलब उनसे हट के। इवेलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट, इवेलिन फ्री कंसर्ट्स भी दिया करती थी, लेकिन कहाँ और किनको, इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, यानी जेलों में और अस्पतालों में। क्यों, क्योंकि रोगी और कैदी का जीवन बड़ा ही दुखमय हो जाता है, तो उनको फ्री कंसर्ट दे करके उनको भी डिलाइट करती थी। शी ऑल्सो गिव हाई priority टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, तो यंग म्यूजिशियन यानी जो नौजवान नई उम्र के म्यूजिशियंस होते थे उनको वो क्लासेस देने की को priority दिया करती थी, हाई priority मतलब बहुत ज़्यादा महत्व दिया करती थी यंगस्टर्स को। एन ए रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एन ए रिचलिन यानी एन ए रिचलिन एक पर्सन है, ऑफ द बिथोवन फंड फॉर द डीफ चिल्ड्रन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन। यहाँ से बिलोंग करने वाली जो एन ए रिचलिन है वो क्या कहती हैं कि सीज अ साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वो क्या है, वो एक साइनिंग, एक चमकते हुए सितारे की तरह से इंस्पायरेशन है, प्रेरणा है, किनके लिए, डीफ बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, दे सी, they see that there is nowhere
दैट दे कैन नॉट गो, मतलब उसकी जो इंस्पायरेशंस हैं वो कैसी हैं कि वो बताती हैं, लोगों को प्रेरित करती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप जा नहीं सकते, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ तक आप पहुँच नहीं बना सकते अपनी। अब अगला पैरा देख लें। इवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी लोग अपनी उसकी जो एज थी उससे दुगनी एज में, यानी जो लोगों की जो एज है वो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल का अपना कैरियर, तो वो अपने 50 साल के कैरियर में, यानी किसी भी व्यक्ति का, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पीपल ट्वाइस हर एज, यानी लोग जितना अपने दुगनी उम्र में अकम्प्लिश नहीं कर सकते, उपलब्धियां नहीं हासिल कर सकते, वो इवेलिन ग्लेनी ने अपने उसी जीवन में वो हासिल कर लिया। कि सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी जो परक्यूशंस मतलब ड्रम बीटिंग्स वाली चीज़ें हैं, इनको वो पहले ये बैकग्राउंड में हुआ करते थे, ये बैक इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन इनको इतना महत्व इन्होंने स्थापित किया इवेलिन ने कि ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में ये आए, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, मतलब ये बहुत ही यहाँ मूविंग का अर्थ ये है कि प्रभावित करने वाला, बहुत ही इन्फेक्शन, बहुत ही गहरे हृदय में उतर जाने वाली चीज़ है। कौन? ये परक्यूशंस यानी ड्रम बीटिंग्स, तो इसको इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्टेड, सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन यानी उन लोगों को उसने प्रेरणा दी जो कि वो हैंडीकैप्टेड है, यानी अपंग हैं, अपाहिज है, जिनको आजकल हमारे इंडिया में एक नया शब्द दिया गया है, वो क्या है? दिव्यांग। अब उनको विकलांग नहीं कहते, दिव्यांग कहते हैं। कि people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure of the millions, यानी उसने अपनी ज़िंदगी में मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को, बहुत सारी मात्रा में लोगों को क्या दिया? एंजॉय दिया, आनंद दिया, प्लेजर दिया अपनी म्यूज़िक के थ्रू। तो ये डेबोरा काउली के द्वारा, डेबोरा काउली ने इसको लिखा है, ये राइटर है इसके। इस तरह से ये इवेलिन ग्लेनी का ये जो चैप्टर है ये संपूर्ण हुआ। और ये ध्यान रखना है कि साउंड ऑफ म्यूज़िक का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है द शहनाइया ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हम लोग अगली क्लास पर उस पर भी चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।